सोहन की शादी होने वाली होती है। सोहन के पापा अधिक से अधिक दहेज देने वाला घर देखते हैं, मगर सोहन की इच्छा पढ़ाई करने की होती है। वो शादी करने से साफ मना करता है, पर उसके पापा के सामने सोहन की एक भी नहीं चलती है। कुछ ही दिनों बाद एक मालदार घर सोहन के पापा को मिल जाता है। सोहन के बिना राय लिए उसके पापा रिश्ता पक्का कर देते हैं। ना लड़की को देखते हैं और ना ही लड़के के बारे में कुछ पता करते हैं। उनको तो बस अच्छी खासी रकम मिल रही होती है, जिसके कारण वो रिश्ता पक्का कराते हैं। सोहन घर से बाहर पढ़ाई के लिए गया होता है और सोहन पढ़ाई में भी काफी अच्छा होता है। अभी सारी बातों से अनजान सोहन पढ़ाई कर रहा होता है, तभी अचानक माँ का फोन आता है और पता चलता है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर सोहन की शादी होने वाली है। सोहन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहन शादी से साफ इनकार कर देता है। सोहन की माँ बोलती है, बेटा लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, और तो और तुम्हारे पढ़ाई का खर्च भी लड़के वाले ही दे रहे हैं। और पता है अच्छी खासी मोटी रकम कैश में भी मिल रही है। सोहन, जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो आप ये सब मुझे सुना ही क्यों रहे हो? माँ, बेटा देख, समय के अनुसार अगर शादी विवाह हो जाए ना, वही अच्छा है। सोहन, माँ क्या आपने लड़की देखी है? माँ, हाँ बेटा मैंने लड़की देखी है। सोहन की माँ सोहन से सफ़ेद झूठ बोल देती है। सोहन, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? माँ, नहीं बेटा, मिलने की क्या ज़रूरत है, तेरी माँ तेरे लिए कोई ऐसे वैसे लड़के थोड़े ना देखेगी। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, लड़का लड़की से नहीं मिलता है या उसे नहीं देखता है, बड़े बुजुर्ग जो तय कर देते हैं वही सही होता है। सोहन, क्या माँ अभी भी आपके ज़माने में जी रही हो? उस समय की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल से परसों तक तू आ जा यहाँ बस। सोहन, मैं नहीं आने वाला, एक तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है और ऊपर से आप लोग दहेज ले रहे हो जो मुझे कतई मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आने वाला हूँ। माँ, पर बेटा। सोहन, पर वर कुछ नहीं माँ, बस मैंने बोल दिया मैं नहीं आ रहा। वो शादी के लिए साफ मना कर देता है, पर घर वालों के सामने सोहन की कोई जिद नहीं चलती है और ना चाहते हुए भी सोहन को शादी के लिए मानना पड़ता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और कुछ ही दिनों बाद सोहन की शादी का दिन आ जाता है। बारात सजती है, सोहन के सर पर सेहरा बांधा जाता है, कई सपने भी दिखाए जाते हैं और शादी के लिए बारात निकल जाती है। जब सोहन अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, जिसे देख सोहन सहम सा जाता है। सब लोगों के हाथों में राइफल होती है, शक्लें तो इतने डरावनी कि कोई सपने में भी डर जाए। सोहन की समझ में कुछ भी नहीं आता है। तभी सोहन अपने पापा से पूछता है, सोहन, पापा ये सब क्या है? हम शादी करने आए हैं या कोई जंग जीतने? पापा, बेटा तू डर मत, ये सब तो इनका स्वागत करने का अलग अंदाज है। सोहन, इसको स्वागत बोलते हैं? लगता है मर्डर करने आए हैं ये लोग। तभी अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है और पटाखों का शोर होने लगता है। सब नाचने गाने लगते हैं और धीरे धीरे करके सोहन का डर भी अब समाप्त हो जाता है। लड़की की माँ थाल में आरती का सामान लिए सोहन का इंतजार कर रही होती है और फिर कुछ ही पल बाद सोहन को तिलक लगाकर आरती करके उसे मंडप में ले जाती है। कुछ ही देर बाद बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लड़की दुल्हन के लाल जोड़े में नीचे मंडप में आती है। सोहन उसे देखते ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है ये कितनी सुंदर है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, फिर भी इसने मुझे क्यों चुना? मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ और ऊपर से दहेज भी इतना दे रहे हैं, वो भी मुंह मांगी रकम। ऐसा क्या है जो किसी को नजर में नहीं आ रहा है? इतने में ही दुल्हन मंडप तक पहुंच जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। कुछ ही घंटों में पंडित जी बोलते हैं, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बड़ों का आशीर्वाद लें। दोनों दुल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और विदाई का समय आता है। तभी लड़के वाले बोलते हैं, आज दुल्हा दुल्हन की विदाई नहीं होगी, हमारे यहाँ रिवाज है,
शादी के 2 दिन बाद विदाई होती है। बाराती सब अपने अपने घर चले जाते हैं और दुल्हा दुल्हन को एक कमरे में ले जाया जाता है। दोनों अकेले होते हैं और फिर सोहन थोड़ी हिम्मत करके दुल्हन से कुछ बात करने की कोशिश करता है। सोहन, आप पढ़ाई करते हो? दुल्हन सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। सोहन, आपको खाना बनाना आता है? दुल्हन फिर से सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। सोहन, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सिर्फ सिर हिला रही हो, ऐसा क्यों? दुल्हन फिर इशारे में बोलती है, बस ऐसे ही। सोहन सोचता है शायद शर्मा रही है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। सोहन, कम से कम आप अपना नाम अपने मुंह से बता दो। इतना सुनकर दुल्हन जोर जोर से रोने लगती है और सब घर वाले आ जाते हैं। सोहन डर जाता है। घर के सारे लोग एक अजीब नाम से दुल्हन को पुकारते हैं। गूंगी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? तेरे पति ने कुछ कहा है क्या? दुल्हन पुनः सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। इधर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है दुल्हन बोल नहीं सकती, वह गूंगी है। सोहन को जैसे ही पता चलता है कि दुल्हन गूंगी है, बिना देर किए सोहन ससुराल से भागने की कोशिश करता है। जैसे तैसे सबकी नजरों से छुप बाहर के दरवाजे तक पहुंचता ही है कि कुछ लोगों की नजर सोहन पर पड़ जाती है। सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, नए दामाद बाबू अकेले कहाँ जा रहे हैं? इतने में ही घर वालों तक ये खबर पहुंच जाती है। सब मिलकर जबरदस्ती सोहन को अंदर घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे तो क्या नहीं। वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ छल किया गया है। तभी अचानक सोहन की नज़र उस कमरे में गिरे मोबाइल फ़ोन पर पड़ती है। मौका मिलते ही वो अपने पापा को फ़ोन करता है। सोहन, हेलो पापा, मैं सोहन बोल रहा हूँ। सोहन के पापा, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? और ये नंबर किसका है? तुम ठीक तो हो ना? सोहन, नंबर को छोड़ो पापा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सोहन के पापा, हाँ बोलो। सोहन, पापा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमें छला गया है। सोहन के पापा, मैं कुछ समझा नहीं, कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। सोहन, बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है पापा, मुझे बस घर आना है, वो भी अभी के अभी। सोहन के पापा, बेटा 1-2 दिन की ही तो बात है, फिर तो तुम्हें घर ही आना है। सोहन, क्या आपको पता है कि आपकी बहू गूंगी है? सोहन के पापा चौंकते हुए कहते हैं, क्या? सोहन, हाँ पापा हाँ। इतने में ही फ़ोन कट जाता है और सोहन को बाकी की बची रस्में पूरी करने के लिए बाहर बुलाया जाता है। सोहन साफ इनकार कर देता है। तभी लड़की के पापा हाथ में एक पिस्टल लेकर आते हैं और सोहन को जान से मारने की धमकी देते हैं। सोहन डर के बाकी की रस्मों को पूरा करने के लिए मान जाता है और नीचे चला जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे मिलकर बातें करना, हंसी मजाक करना, पता नहीं सोहन के दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो सब कुछ भूल गया हो और नई जिंदगी में सच में उस लड़की के साथ बिताना चाहता हो। देखते ही देखते रात हो गई। सोहन शौचालय के बहाने घर से निकलकर अपनी दादी को फोन करता है। सोहन, प्रणाम दादी, मैं सोहन। दादी, हाँ बेटा बोल, कैसा है और हमारी बहू कैसी लगी? सोहन, ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दादी, हाँ बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ, तू बोल। सोहन सारी बात दादी को बताता है। दादी, ऐसी बात है तो तुम भाग जाओ वहाँ से। सोहन, नहीं दादी, मैं भाग नहीं सकता, और अगर मैं यहाँ से भागा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दादी, तो आगे क्या करना है? सोहन, पहले घर आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। दादी, ठीक है, घर आ जा। अब सोहन जाकर अपने कमरे में सो जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। तभी उसे पता चलता है कि कल शाम ही उसकी विदाई है।
सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब तो उसे और भी बेसब्री से कल की सुबह का इंतजार होता है। जैसे ही सुबह होती है, सोहन जल्दी से उठता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। इधर दुल्हन को भी विदाई के लिए तैयार किया जाता है और बाकी की तैयारी भी होती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर विदाई का वक्त हो जाता है और धूमधाम से विदाई हो जाती है। सोहन को अपने ससुराल में आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा रुपया मिलता है और कुछ ही घंटों बाद सोहन अपने घर पहुंच जाता है और अब वहां की रस्में शुरू होती हैं। अभी तक पूरे घर में दादी और सोहन और उसके पापा को ही पता होता है कि दुल्हन गूंगी है। सब दुल्हन को देखकर बहुत खुश होते हैं। आस पड़ोस के लोग दुल्हन को देखने आते हैं और खूब तारीफ भी करते हैं। कुछ ही घंटों में सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सोहन की बहनें अपनी भाभी जी से बात करने की जिद करती हैं। तब सोहन घर में सबको सब सच बताता है। सभी जानकर दंग रह जाते हैं कि दुल्हन गूंगी है। ये सुनकर सबका खून खौल उठता है। कोई उस बेचारी का मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई गाली दे रहा होता है, कोई कुछ बोलकर ताना मार रहा होता है। बेचारी पत्थर की मूर्ति जैसे बनकर सब सुन रही थी और आंखों से तो मानो आंसू की गंगा बह रही होती है। दुल्हन को किसी ने खाना तक नहीं पूछा और सारे लोग मिलकर उसी के घर की मिठाई खा खा कर पसर गए। हद तो तब हो गई जब सोहन दुल्हन का हाथ खींचकर एक कमरे में ले गया और बंद करके बेरहमी से उसको मारा, जैसे कोई जानवर को मार रहा हो। शर्म की बात तो ये है कि घर वालों ने सोहन को एक बार भी नहीं रोका। आज तक दुल्हन का ऐसा स्वागत किसी ने नहीं देखा था। मानो सारे घर वाले उस मासूम दुल्हन के खून के प्यासे हो गए हों। सोहन बेरहमी से दुल्हन को मारता रहा। दुल्हन रहम की भीख मांगती रही, पर किसी ने एक ना सुनी और दूसरी तरफ घर के लोगों ने दुल्हन का सारा सामान ले लिया और यहाँ तक कि दुल्हन ने जो जेवर पहने थे वो भी उतरवा लिए। मारपीट की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी लोग दुल्हन को बचाने आए और बोले, ये आप क्या कर रहे हो? जो भी है ये आपके घर की इज्जत है, आपकी बहू है, पढ़ी लिखी भी है, सुंदर है, अच्छे घर खानदान की है, बुराई क्या है इसमें? बस इतना ही ना कि ये बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? ज़रूरी तो नहीं सब गुण एक ही इंसान में हों। ये लड़की आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। ये सारी बातें सुनकर सोहन के घर वालों को तो जैसे मिर्ची लग गई हो। सोहन के घर वाले बोलते हैं, अरे अगर दुल्हन इतनी ही अच्छी है तो तुम रख लो ना अपने घर में, अपने बेटे से ही शादी करवा दो ना। एक अच्छी खासी काम वाली मिल जाएगी और संस्कारी भी मिल जाएगी और तो और फोकट का खाना भी मिलेगा और मौज भी करने को मिलेगा। ये बात सुनकर सब पड़ोसी लोग को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, बहन पैसों का इतना घमंड ना करो। कौन नहीं जानता है कि गांव में आपने अपने बेटे को बेचा है, फिर ये नाटक क्यों? किस लिए? क्या आपको नहीं पता है कि आपका बेटा इतने पैसे के लायक नहीं था? उस समय क्यों नहीं सोचा आपने कि आपको इतना पैसा क्यों मिल रहा है? बंद करो अपनी नौटंकी और चैन से जीने दो बेचारी बहू को। इतना बोलकर सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी दुल्हन किसी तरह से रो रो कर रात काटती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही सोहन को सब घर वाले घर से बहुत दूर भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद दुल्हन के पापा 5 गाड़ियों के साथ राइफल और कुछ गुंडों के साथ पहुंच जाते हैं। दुल्हन के कमरे में जाकर दुल्हन को खींचकर गाड़ी में बैठाते हैं। फिर घर के सब लोगों को बाहर बुलाकर धमकाते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना इस घर में लाशें बिछ जाएंगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और दामाद जी कहाँ हैं? बाहर बुलाओ उन्हें। घर वाले बोले, हमें नहीं पता सोहन कहाँ गया है। दुल्हन के पापा सोहन के पापा के माथे पर बंदूक रखते हुए कहते हैं, समधी जी, दामाद बाबू को आप बता देना कि मेरी बेटी के शरीर पर कितनी खरोंच हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उनके शरीर पर खरोंच होगी। सोहन के पापा, पहले सोहन को तो खोज लो फिर घाव देना। दुल्हन के पापा,
खोज ही लेंगे, वो ज़मीन में छिपे हों या आसमान में, खोज तो लेंगे ही। और जिस दिन मिल गए ना, सलामत नहीं रहेंगे, ये बात आप याद कर लो। इतना बोलकर दुल्हन के पापा दुल्हन को लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर एक अस्पताल आता है। उसी अस्पताल में दुल्हन का इलाज कराते हैं। और इधर सोहन के घर कुछ लोग दुल्हन को देखने आते हैं और मुंह दिखाई की रस्म करने को कहते हैं। सोहन की दादी रोते हुए बोली, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कल मोही ने नाक कटा दी। हे भगवान, ये दिन क्यों दिखाया तूने, इससे पहले तो मुझे उठा लिया होता। पड़ोसी कहते हैं, क्या हुआ अम्मा, ये नाटक क्यों कर रही हो, दुल्हन दिखाना है कि नहीं, साफ साफ बोल दो। दादी, दुल्हन का तो नाम ही ना लो, वो दुल्हन नहीं कलमुही है, कलमुही। पड़ोसी, अम्मा आपको शर्म नहीं आती है, आप नहीं बहू को गाली देते हो। दादी, अरे गाली के ही लायक है वो कमीनी कलमुही। पड़ोसी, साफ साफ बोलोगी आप, क्या हुआ है और दुल्हन कहाँ है आखिर। सोहन की माँ, क्या बताऊँ बहन, बोलने में भी शर्म आ रही है। पड़ोसी, शर्म क्यों, ऐसा क्या हो गया। सोहन की माँ, उसका नाम लेने से भी ज़बान गंदी हो जाए। पड़ोसी, मतलब। सोहन की माँ, क्या बताऊं कुलक्षणी भाग गई। पड़ोसी, भाग गई, कहाँ भाग गई। सोहन की माँ, भगवान जाने कहाँ गई। पड़ोसी, गई तो गई किसके साथ। सोहन की माँ, अपने यार के साथ। पड़ोसी, क्या बात कर रही हो बहन, ये क्या सच है। सोहन की माँ, भला कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है क्या। अरे मैं तो आपको अपना मानकर अपना दर्द बांट रही थी, लेकिन आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। पड़ोसी, ना ना बहन, ऐसी बात नहीं है। सोहन की माँ, तो कैसी बात है, आप लोगों को क्या लगता है हम मजाक कर रहे हैं, अपने ही घर की बहू को बदनाम कर रहे हैं। जाओ जाओ, आप लोग जाओ, यहाँ तो किसी से अपना दर्द भी बांटना सही नहीं है। यहाँ तो सब लोगों को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। जाइए आप लोग, हमें किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर सोहन को फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि उसकी दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ये सुनकर सोहन को सदमा सा लगता है और बिना पूरी बात जाने वो दुल्हन से और भी अधिक नफरत करने लगता है। 2 दिनों के बाद वो कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश करता है और दुल्हन के घर सारे कागज भेज देता है। इधर दुल्हन का इलाज चल रहा होता है। दूसरी तरफ तलाक के कागजात के साथ साथ एक पत्र दुल्हन के पास पहुंच जाता है, जिस पत्र में लिखा होता है, प्रिय काजल, मुझे माफ़ करना, जो भी तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ। मानता हूँ मेरी गलती थी, पर जितनी गलती मेरी थी उससे ज़्यादा गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम बोल नहीं सकती हो। अब तुम ही बताओ, एक गूंगी लड़की के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकता हूँ। शायद तुम मेरे लिए नहीं बनी हो। आज से अभी तुम हर नए रिश्ते नाते से आज़ाद हो। कृपया करके मुझे चैन से जीने दो। मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी बताते हुए भी शर्म आती है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। धन्यवाद, सोहन। ये सब पढ़कर तो दुल्हन के होश ही उड़ जाते हैं। ये सारी बात काजल अपने पापा को बताती है और रोते हुए इशारे में कहती है, पापा मैं आपसे पहले ही बोली थी मुझे शादी नहीं करनी, और अगर आप मेरी शादी करना चाहते थे तो आप सारी सच्चाई सोहन जी को बता देते। आपने मेरी एक नहीं सुनी, आज आपके कारण सोहन जी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पापा आज मेरे कारण कोई बहुत दुखी है। पापा ऐसी शादी का क्या मतलब जब मैं उनकी होकर भी उनकी ना हो सकी। अब तो मैं ससुराल भी नहीं जा सकती हूँ और ना आपके यहाँ रह सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी आपने शादी करने से। अच्छा होता आप मुझे जहर देकर मार ही डालते। ये सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा भी रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा लेकिन तुम मुझे 1 महीने का समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुल्हन, ठीक,
अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। सोहन जी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं देंगे। उनकी नज़र में गुनहगार मैं हूँ, आप नहीं। अब कुछ ठीक नहीं होगा। पापा, सब खत्म हो चुका है। ये सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा उसके ससुराल फ़ोन करके बोलते हैं, उस दिन जो भी हुआ गलत हुआ था। गलती मेरी थी। मुझे इस तरह से काजल को नहीं लाना चाहिए था। आप कृपया करके अपनी बहू को वापस ले जाइए। सोहन के पापा, नहीं समधी जी, नहीं। आप ले गए थे अपनी बेटी को, हम नहीं भेजे थे। और आप ही ले गए अपनी बेटी को, तो आप अपने पास ही रखो। अब आपकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बेटे को। और वैसे भी तलाकनामा तो पहुंच ही गया होगा आप लोगों के पास। दुल्हन के पापा, याद रखना आप, अगर आपका बेटा मेरी बेटी का ना हो सका तो किसी का भी नहीं होने दूंगा। 22 लाख तिलक लिया था ना आपने मुझसे, अब मुझे 44 लाख चाहिए और जो भी सामान आपको मिला है सब वापस चाहिए। सोहन के पापा, ठीक है, जिस तरह से आप अपनी बेटी को ले गए थे ठीक उसी तरह से आप अपनी बेटी को पहुंचा दो। दुल्हन के पापा, ठीक है, हम आते हैं। दुल्हन की विदाई की तैयारी चालू हो गई। कई प्रकार की मिठाई बन रही थी, नए कपड़े खरीदे गए, जोरों शोरों से विदाई की तैयारी की गई और शाम को विदाई हुई। लगभग 8 बजे रात्रि को दुल्हन अपने ससुराल पहुंच गई। कोई भी दुल्हन को गाड़ी पर लेने नहीं आया। घर के बाहर सोहन के पापा बैठे हुए थे। सोहन के पापा, दुल्हन को अगर घर के अंदर ले जाना है तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। दुल्हन के पापा सोहन के पापा के पैरों में गिरते हुए कहते हैं, ऐसा मत करिए समधी जी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ समधी जी, आप बेटी को अपना लो। सोहन के पापा, कुछ भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। दुल्हन के पापा, ऐसा मत कहो, आपकी ये बहू है। सोहन के पापा, अच्छा, उस समय क्या था जब आप अपनी बेटी को बंदूक की नोक पर उठा ले गए थे? उस समय तो हमने आपको बहुत रोका, लेकिन आपने हमारी भी एक नहीं सुनी थी, तो अब हम क्यों सुने आपकी? दुल्हन के पापा, हमें माफ़ कर दो समझी दी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। सोहन के पापा, इसका फैसला तो अब गांव के लोग और पंचायत ही करेंगे कि बहू घर में आएगी कि नहीं। दुल्हन के पापा, घर की बातों में सरपंच का क्या काम, हम आपस में ही मिलकर बात कर लेते हैं ना। सोहन के पापा, ना ना, अब ये बात घर की बात नहीं रही। घर की बात तभी तक होती है जब वो बात घर में ही रहे, पर ये बात तो अब एक गांव में क्या, कई गांव में फैल गई है। दुल्हन के पापा, कौन सी बात? सोहन के पापा, यही कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। दुल्हन के पापा, पर ये तो सच नहीं है। सोहन के पापा, हाँ सच नहीं है, पर ये बात गांव वालों को थोड़ी ही पता है। इतने में ही सरपंच जी और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और पंचायत भी शुरू हो जाती है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। सरपंच जी दोनों पक्षों की बात सुनकर कहते हैं, सरपंच जी, सबसे पहले तो दुल्हन को अंदर घर में ले जाओ, बाकी की सारी बात बाद में होगी। सोहन के पापा, नहीं नहीं, दुल्हन अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सरपंच जी, देखिए, जो होना था सो हो गया, शादी तो अब हो चुकी है और ये हमारे गांव की बहू है और आपके घर की इज्जत है, इसे अंदर ले जाओ आप। सोहन के पापा, ठीक है सरपंच जी, इसे हम अंदर तो ले जाते हैं, परंतु ये हमारे घर की सिर्फ बहू ही रहेगी, सोहन की पत्नी कभी भी नहीं बन पाएगी। सरपंच जी, सोहन की पत्नी नहीं बन पाएगी, क्या मतलब है तुम्हारा? सोहन के पापा, एक गूंगी को कौन अपनी पत्नी का दर्जा देगा, आप ही बताइए सरपंच जी। सरपंच जी बोलते हैं, क्यों नहीं देगा, आखिर क्या कमी है बहू में? बस इतना ही ना कि बहू बेचारी बोल नहीं सकती है। आप जल्दी से दुल्हन को अंदर ले जाओ। सोहन के पापा, ठीक है, सुनती हो, दुल्हन को अंदर लेकर जाओ। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए सोहन के पापा बोलते हैं। सोहन की मम्मी दुल्हन को अंदर ले जाती है और एक कमरे में अकेले छोड़ देते हैं। कुछ ही पल में सवेरा हो जाता है। सोहन की माँ,
अरे ओ महारानी, रात के नाटक से पेट भर गया हो तो आकर घर का भी कुछ काम कर ले। दुल्हन चुपचाप घर के सारे काम में लग जाती है। सबसे पहले तो झाड़ू, फिर पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना जैसे और भी बहुत सारे काम अकेले दुल्हन को ही करना पड़ा। एक तो शरीर तोड़कर काम करो, ऊपर से सास ननद के ताने। बेचारी दुल्हन एक दिन में ही बहुरानी से नौकरानी बन गई थी। और इधर सोहन के पापा दुल्हन के नाम पर रुपया ऐंठे जा रहे थे। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दुल्हन अपना अलमीरा खोलती है। उस अलमीरा में कपड़े तो क्या, कोई भी सामान नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उसमें कभी कुछ रखा ही नहीं गया हो। दुल्हन यह सब देखकर तो दंग रह गई। फिर अपनी सास से इशारे में पूछती है, माँ जी, इसमें जो सामान था वो सब कहाँ गया? सास, क्या बोल रही है गूंगी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है? फिर दुल्हन लिखकर अपनी सासू माँ से पूछती है। सास, हाय हाय, क्या दिन आ गए मेरे, आज नई बहू ने चोर भी बना दिया। हाय राम, बोलती हुई सास रोने का नाटक करने लगती है। दुल्हन इशारे में कहती है, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उतने सारे कपड़ों का क्या करती, कोई बात नहीं माँ जी। इतना कहकर दुल्हन वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दुल्हन की चचेरी सास आती है और बोलती है, बहू, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, डिग्री तो तुम्हारे पास होगी ना, ज़रा दिखाना तो अपनी डिग्री, मैं भी तो देखूं डिग्री है कि नहीं, या डिग्री भी तुम्हारी तरह गूंगी ही है। ये सब सुनकर दुल्हन की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपनी सारी डिग्री को चाची जी के हाथ में दे देती है और इशारे में कहती है, चाची जी, मैं भले ही गूंगी हूँ पर मेरी डिग्री गूंगी नहीं है, आप ठीक से देख लीजिए। वैसे भी चाची जी, डिग्री से ज़्यादा ज्ञान का महत्व होता है। डिग्री तो रुपये पर भी मिल जाती है, पर ज्ञान कभी भी आप खरीद नहीं सकते हो। ये बात सुनकर चाची जी गुस्से से तिलमिला गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। दुल्हन अब सोहन से बात करने के लिए सोहन को मैसेज लिखती है और अगले ही पल पता चलता है कि सोहन का फ़ोन तो सोहन के पास है ही नहीं। सोहन का फ़ोन तो बड़ी भाभी जी के पास होता है। मोबाइल के साथ साथ सोहन की सोने की चेन, अंगूठी और बहुत कुछ भाभी के पास मिलता है। दुल्हन ये सब देखकर दंग रह जाती है और किसी तरह हिम्मत करके पूछती है, भाभी जी, ये सब सामान तो इनका है, फिर आपके पास कहाँ से आया? बोलिए भाभी। भाभी, तेरे पति ने खुद ये सब मुझे दिया है, फिर तुम कौन होती हो पूछने वाली? दुल्हन, मैं उनकी पत्नी हूँ। भाभी हंस देती है और कहती है, पत्नी? काहे की पत्नी? चल बता, तेरा पति कहाँ है? बता, क्या हुआ? बड़ी आई पत्नी बनने? उसे तो इतना भी नहीं पता कि सोहन है कहाँ। जो नंबर था उसके पास, वो मोबाइल तो भाभी के पास होता है। और तो और घर में कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि आखिर सोहन है कहाँ। दुल्हन सारी बात मैसेज के ज़रिए अपने पापा को बताती है। पापा कहते हैं, क्या करोगी बेटी, शायद तेरी किस्मत यही है, जो हो रहा है होने दे और चुपचाप सोहन का इंतज़ार कर, वो ज़रूर आएगा। महीने के चारों सप्ताह दुल्हन के पापा कुछ न कुछ भेजा करते थे ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे, पर खुशी तो जैसे ईद का चांद बनी थी। एक दिन दुल्हन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। जैसे ही गलती से वो मैसेज दुल्हन की सास देखती है, फिर से वही नाटक चालू हो गया। मारपीट, गाली गलौज और ना जाने क्या क्या गंदे से गंदे आरोप लगाए गए उस बेचारी पर, कुछ भी बिना जाने समझे। और अंत में सब मिलकर दुल्हन को घर से बाहर निकाल देते हैं। एक तो बेचारी बोल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ समझाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। अब तो भगवान ही जाने या तो उनके घर वाले ही जाने कि ऐसा क्या था उस मैसेज में जो इतनी बेरहमी से दुल्हन को मारा और गंदी गंदी गालियां दी। इधर दुल्हन के पापा दुल्हन को ले जाने आए। दुल्हन के घर का रास्ता एक गंगा नदी को पार करके जाता था। उसी गंगा में पिता ने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत था। वो तो अच्छा हुआ उसी समय तक एक पुलिस की गाड़ी आ गई, नहीं तो उसी समय गंगा में दुल्हन को काट कर फेंक देते।
घर पहुंचते ही दुल्हन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और सोहन की खोज खबर की गई। सोहन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ जाकर छुपा है। दुल्हन के घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि दुल्हन के फोन पर आया हुआ संदेश एक साजिश था, जिससे दुल्हन को सिर्फ बदनामी ही मिली। और ये साजिश दुल्हन की अर्थात सोहन की भाभी जी की थी, जिससे सोहन का भी हिस्सा सारी संपत्ति भाभी जी को ही मिल जाए और सोहन जीवन भर अकेला रहे। और ये भी पता चलता है कि आज तक जो भी हुआ उन सारी बातों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाभी जी ही थी। और दूसरी तरफ दुल्हन ने जहर खा लिया था और बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। और उधर सोहन को भी सच्चाई का अब पता चल गया था कि आज तक जो भी हुआ उसमें दुल्हन का कोई दोष नहीं है। और ये भी पता चल गया था कि सोहन की शादी जानबूझकर गूंगी से कराई गई है, जिससे दहेज अधिक से अधिक मिले। और ये भी पता चलता है कि सारा दोष सोहन के पापा का था। उनको पहले से सब कुछ मालूम था। दुल्हन को सब कुछ बताना चाहती थी पर वो मजबूर थी। सोहन को जैसे ही सच्चाई का पता चला, बिना देर किए सोहन ने काजल के पास जाने का फैसला कर लिया और वो काजल के पास जाने के लिए निकल गया। पर सोहन को समझने में बहुत देर हो गई थी। जैसे ही सोहन घर पहुंचा तो पता चला दुल्हन अपने माँ के यहाँ है। और जब सोहन वहाँ पहुंचा तो पता चलता है कि काजल अस्पताल में है। बिना देर किए सोहन अस्पताल के लिए निकल जाता है और अस्पताल पहुंचा तो पता चलता है काजल अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सोहन जल्दी से काजल के पास जाता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सोहन ने काजल का हाथ अपने हाथ में लिया, काजल की आंख खुली। आंखों में आंसू और हजारों सवाल थे। फिर चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। पर यह पल कुछ ही मिनट के लिए था। सोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी और काजल ने अपना दम तोड़ दिया। अब सोहन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था और अब कुछ भी हो तो नहीं सकता था। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काश सोहन काजल की मजबूरी को समझ पाता और समय रहते सब ठीक हो जाता। अब सोहन को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था और सारी गलतियों का कसूरवार वह खुद को मान रहा था। और अंत में जाकर सोहन का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। और एक दिन सोहन ने भी खुदकुशी कर ली। क्या गलती थी काजल की जो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? गलती थी सोहन की जो उसने काजल को बिना बात इतना प्रताड़ित किया? या गलती थी उसके माँ बाप की जिसने अपनी बेटी की खुशी के लिए लाखों रुपये लुटा दिए? या गलती थी उन दरिंदों की जिसने काजल को मरने पर मजबूर कर दिया और पैसे भी उतार लिए? या दोष है काजल और सोहन की किस्मत? दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।